नमस्कार, द बंगाल डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं दिलीप गिरी। पश्चिम बंगाल की सियासत में टीएमसी के भीतर ही टीएमसी की पहचान को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ विधायक दल में ऋतोब्रतो बनाम कालीघाट तृणमूल की लड़ाई है। सवाल ये है कि आखिर असली टीएमसी कौन है। दूसरी तरफ संसदीय दल में काकोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में एक बड़ा गुट एनसीपीआई बनकर एनडीए के साथ खड़ा होने का दावा कर रहा है। तो सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि तृणमूल में ये टूट क्यों हो रही है। बड़ा सवाल ये है, पश्चिम बंगाल की सियासत में विपक्ष बचा भी है या नहीं। क्या सत्ता की लड़ाई अब सदन के भीतर से निकलकर पार्टियों के अंदर तक पहुंच गई है? और अगर यही सिलसिला जारी रहा तो आखिर बंगाल की राजनीति किस करवट बैठेगी? आज इसी मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे अपने पॉलिटिकल एडिटर सत्येंद्र प्रताप सिंह के साथ। सत्येंद्र प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या लग रहा है टीएमसी के दो गुटों में, ऋतुव्रतो बनाम कालीघाट टीएमसी में क्या खेला चल रहा है? दिलीप जी, आपका सवाल जितना सहज और सरल है, इसका जवाब उतना ही पेचीदा और जटिल है। दरअसल बंगाल में जो विपक्ष की राजनीति है, फिलहाल वो बिल्कुल विरोधाभास स्थिति है। विरोधाभास के दौर से गुजर रहा है। अगर आप यह देखें तो बंगाल के विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के 80 विधायक जीते थे, जिसमें शुरू में 58 विधायक ऋतुव्रत बनर्जी के गुट में अलग जग चले गए, 22 बचे हुए थे। बाद में ऋतुव्रत बनर्जी ने एक घोषणा किया कि मेरे साथ 64 हैं। तो इस 64 के हिसाब से अगर हम देखें तो उनके पास 16 बचते हैं। फिर एक दिन उनका बयान आया कि मेरे पास 65 से एक भी कम नहीं है। तो 64 और 16 मान के चलें या 65 या 15 मान के चलें, लेकिन यह तो मान के चलना पड़ेगा कि ऋतुव्रत बनर्जी का जो गुट है उस संख्या के आधार पर फिलहाल मजबूत है। क्योंकि कालीघाट तृणमूल कहें, ममता बनर्जी की तृणमूल कहें, जो भी कहें, उन्होंने भी संख्या पर कोई बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं उठाया है और न ही इसका कोई काउंटर किया है, इसलिए संख्या यही है। अब रहा बंगाल विधानसभा अध्यक्ष का, जहां तक स्पीकर का सवाल है, स्पीकर ने ऋतुव्रत बनर्जी को स्पीकर की मान्यता दे दी। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस जो है, उस मामले को लेकर शोभन देव चट्टोपाध्याय, जिनको उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के लिए नामजद किया था, जिसे मान्यता विधानसभा अध्यक्ष ने नहीं दी, और वह कलकत्ता हाई कोर्ट चले गए। कलकत्ता हाई कोर्ट में 2-3 राउंड सुनवाई भी हुई। उसके बाद लोगों से हल्फनामा मांगा गया है और 2-1 दिन पहले अदालत ने यह भी कहा कि बाकी लोग हल्फनामा दें और मामला जो है सिंगल बेंच में ही इसकी सुनवाई होगी। और उम्मीद की जा रही है कि 2 महीने बाद इसका फैसला आएगा। यानी कुल मिलाकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी मौजूदा जो स्थिति है, ऋतुव्रत बनर्जी को जो स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष बनाया है, उसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी फिलहाल हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। यानी यथा स्थिति बनी हुई है। ऐसे में जब यह मामला विचाराधीन है, तो ऐसे में इस पर कोई प्रश्न चिन्ह करना या कोई टिप्पणी करना भी उचित नहीं होगा। इसलिए यानी यूं हमें इस कहा जा फैसले की सर, मैं ये कह रहा हूं कि हाई कोर्ट के निर्णय और 2 महीने पे इस पे फैसला आना और तमाम तरह के चुनाव नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी को जिस तरह से पॉलिटिकल झटका लगा है, उसमें कहीं से भी राहत उनको मिलता नहीं दिख रहा है। नहीं, देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। इसमें जो ये मामला है 3 जगह अटका हुआ है। 3 जगह क्या आप कह सकते हैं कि 4 जगह करीब 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 अटका हुआ है। एक तरफ तो विधानसभा अध्यक्ष के पास ये मामला है, दूसरी तरफ पे लोकसभा अध्यक्ष के पास मामला है, एक जगह पे कलकत्ता हाई कोर्ट में मामला है, इसके अलावा ये चुनाव आयोग में भी मामला है। क्योंकि दल बदल जो कानून है ना, उसके प्रावधानों पर भी हमें जाना उचित नहीं होगा, क्योंकि मामला विचाराधीन है। दरअसल पार्टी का 2/3 जो विलय होता है पार्टी का, यहाँ विधायक दल और संसदीय दल की बात हो रही है। इस पे जी सर। फैसला चुनाव आयोग का भी लेना है। तो गेंद जो भी है चुनाव आयोग के पाले में है। और मुझे लग रहा है कि अदालत भी चुनाव आयोग का इंतजार कर रहा है और चुनाव आयोग भी अदालत का इंतजार कर रहा है। इसी में मामला और भी उलझा हुआ है। लेकिन जहां तक बंगाल विधानसभा का सवाल है, यहाँ स्थिति एकदम कमोबेश साफ है। ये पक्ष में जब फैसला भी आएगा तो भारी संख्या में विधायकों की जो संख्या है वो ऋतुव्रत के साथ है। लेकिन सवाल यह है कि ऋतुव्रत बनर्जी भी क्या विपक्ष में है या सत्ता पक्ष में है, कुछ क्लियर अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा।
सर, आपका लंबा राजनीतिक पॉलिटिकल अनुभव रहा है तमाम नेताओं की से संबंधित खबरों को करने का, राजनीतिक पार्टियों का। लेकिन वर्तमान में पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष एक तरह से नहीं के बराबर ही दिखता है। भले संख्या बल कालीघाट टीएमसी के साथ या ऋतुव्रत टीएमसी के साथ क्या है वो सबको दिख रहा है, लेकिन जो भूमिका विपक्ष की होनी चाहिए वो तो लगभग नहीं के बराबर ही दिख रहा है ना सर। क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, इसको देखिए आप, पहली बात तो क्या है कि जब ऋतुव्रत का गुट जब बना तो ऋतुव्रत के गुट को सत्ता पक्ष ने मदद किया। सत्ता पक्ष के बगैर मदद के तो नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाते, ये भी तय है। ऐसे में अगर आप देखें तो उधर से ममता गुट की तरफ से भी अगर आप देखें तो बार बार यही कहा गया कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी की बी टीम है। खास करके उनके प्रवक्ता कुणाल घोष ने तो लगातार इन पर हमला बोला। यहाँ तक कि ऋतुव्रत बनर्जी के ऊपर तो उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी भी लगातार कर रहे हैं कि वो बिल्कुल वहां मिले हुए हैं। ऐसे में अब विपक्ष की जो स्थिति है वो तो नदारद है ही है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर आप एक चीज और भी देखें, जमीनी स्तर पर, मैं थोड़ी देर के लिए विधायिका से और संसदीय राजनीति से अगर बाहर हट के भी देखूं, जी सर। या अगर उसमें भी देखूं, तो अगर मान लेते हैं कि अगर 64 की और 80, 64 की संख्या हो या 65 की संख्या उनके पास हो, तो कम से कम 15 या 16 विधायक तो ममता बनर्जी के पक्ष में होने हैं ही। संख्या जो दिख रही है जी जी वो सर। 15-16 में भी कभी भी मैंने 7-8 विधायकों से, जिनके चेहरे में जानता हूं, नाम भी जानता हूं, इन 7-8 को छोड़कर, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो कालीघाट ममता बनर्जी का आवास हो, जी वो बाकी 7-8 चेहरे मुझे दिखाई नहीं दिए। जो 7 ही 8 दिखाई दिए, बाकी 7-8 नहीं दिखाई दिए। इसलिए उदासीनता उस तरफ भी है। और ये भी जो 64-65 है, इनकी स्थिति क्या होगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि कालीघाट का जो आरोप है कि बीजेपी की बी टीम है, तो यह आरोप में जो उसमें जो 64-65 की संख्या, जी उसमें अल्पसंख्यक विधायकों की भी संख्या काफी ज्यादा है। जी तो सर। अल्पसंख्यक जो विधायक हैं, ऐसी स्थिति में अगर ये भविष्य में भाजपा में यदि विलय करता है या जो कुछ भी करता है, तो फिर ऐसी स्थिति में वह भी अपने आप को असुरक्षित और असहज महसूस करेंगे। तो फिर घर वापसी भी हो सकती है। ऐसे में भी कहना बड़ा मुश्किल है कि घर वापसी होगी कि एक और गुट बनेगा, कि गुट में गुट बनेगा, कि एक और विभाजन होगा। ये सब कहना भी बड़ा जल्दबाजी होगा। जब तक कलकत्ता हाईकोर्ट या चुनाव आयोग का फैसला जी सर। खास करके बंगाल विधानसभा के बारे में नहीं आता है, जल्दबाजी होगी। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जा सकता है कि अभी सशक्त विपक्ष का अभाव विधानसभा के अंदर महसूस किया जा रहा है। सर, ऐसे में एक संदेह पैदा हो रहा है कि क्या जो ऋतुव्रत और टीएमसी है उनमें क्या संगठन एक साथ रह पाएगा, सभी विधायक उनके नेतृत्व में रह पाएंगे? क्योंकि आपने जिस तरह से इसका विश्लेषण किया उसमें एक संदेह यह भी पैदा होता है कि जो गुट ऋतुव्रतों के साथ है उसको कहीं ना कहीं अपने भविष्य की चिंता तो होगी, क्योंकि एक मास वोट बैंक जो पश्चिम बंगाल का, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि वो ममता बनर्जी के फेस पे रहा है। तो ऐसे में भविष्य को लेकर के और हाईकोर्ट के जो फैसले आएंगे उसके बाद क्या स्थिति दिख रही है? ऐसा कुछ अंदेशा आपको लग रहा है क्या कि ऋतुव्रतों के गुट में भविष्य में टूट हो सकती है? देखिए, इसमें इसको कई तरीके से देखना होगा। पहला चीज क्या है कि ऋतुव्रतों के साथ लोग गए क्यों, पहले से हम शुरुआत करेंगे। यह तो तय है कि असुरक्षा बोध इनके अंदर था। असुरक्षा बोध के चलते उनके साथ ये लोग गए। ममता बनर्जी की पार्टी हार गई थी और चारों तरफ अंडे से मारे जा रहे थे, जूते चप्पल चल रहे थे, पुलिस अत्याचार तमाम चीजें थी। इससे बचने के लिए, और कमोबेश सब पे थोड़ा बहुत दागदार हैं ही लोग हैं, दागी लोगों की संख्या ज्यादा थी इसमें। जीत के भले ही 80 आ गए इसमें, लेकिन दागियों की संख्या कम नहीं है। तो दोनों पक्ष के तहत जिन्हें ज्यादा लगा कि मेरे अंदर ये है तो वो चले गए। जी जी। इस पर टीएमसी की ममता बनर्जी गुट ने कहा भी कि वॉशिंग मशीन में चले गए थे। वो संख्या है। जैसा मैंने अल्पसंख्यक वाला कहा, कुछ क्षेत्रीय राजनीति जो है, ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, उसको भी देखना होगा। अभी भी आप देखिए, जो 80, जो 64-65 विधायक जो गए हैं, उसमें से आधा से ज्यादा अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं। तो भविष्य में क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यह जरूर है कि एक चीज, हाँ, आपने एक बहुत अच्छा कहा कि जो जनता के बीच में, तो 31 जुलाई को जो प्रोग्राम हुआ था उसमें अगर आप देखेंगे तो ममता बनर्जी की रैली में जो भीड़ हुई थी आम लोगों की, या उनके पार्टी के जी कार्यकर्ता कहें या समर्थक कहें, वो जी। ऋतुव्रतों की तुलना में कई गुना ज्यादा था, कई कई गुना ज्यादा था। बिल्कुल सही। और ये बिल्कुल सही सर। प्रमाणित करता है कि आम आम जनता में जो है ममता बनर्जी की पकड़ अभी भी बनी हुई है। भले वो शारीरिक तौर पर कमजोर हो गई हो या जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन फिलहाल वो
शरीर से कमजोर दिख रही हैं, लेकिन जनता के बीच उनकी पकड़ में कहीं कोई कमी नहीं आई है। बिल्कुल सही सर। आपसे एक अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि विपक्ष में विधानसभा के बारे में तो आपने बताया, लोकसभा में जो काकुली घूस दस्तीदार के साथ टीएमसी के बागी सांसद गए हैं, उनका भविष्य क्या दिखता है सर आपको? देखिए, यहाँ भी ये भी एक बहुत मजेदार सवाल है। इसमें मजे की बात क्या है कि जी। 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी 29 सीट पे जीती थी, जी सर। जिसमें बाद में बसीरहाट से जो एमपी थे उनका निधन हो गया, तो संख्या बच गई 28। जी। 28 जब संख्या बच गई तो इसको तोड़ने के लिए कम से कम 19 लोगों की जरूरत थी, इनको 2/3। इन लोगों ने क्या किया कि 20 लोग इकट्ठा हो गए। 20 लोग इकट्ठा होके इन लोगों ने पार्टी को अघोषित तरीके या घोषित तरीके जैसे भी कि इन्होंने पार्टी को तोड़ दिया, और पार्टी को तोड़ के इन्होंने एनसीपीआई बना लिया। उसी वक्त मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि इस जी सर। 19-20 आदमी में मुर्शिदाबाद से जीते हुए 3 अल्पसंख्यक सांसद भी है। जी। 3 अल्पसंख्यक सांसद भी हैं। अगर यह पार्टी भविष्य में एनडीए के साथ जाएगी तो भी यह सुरक्षित महसूस करेंगे। मुर्शिदाबाद की राजनीति भी इनके लिए बहुत कठिन हो जाएगी। और जी। अल्पसंख्यकों की जो राजनीति भाजपा में रही, अगर चुनावी राजनीति के दृष्टिकोण से देखें तो न केवल बंगाल बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कोई बहुत ज्यादा सुखद या संतोषजनक नहीं रही है। बिल्कुल सही अगर सर। अतीत के रिकॉर्ड को भी अगर आप देखें, आप बिहार से लेके यूपी से लेके कई राज्यों में वो रहा है, जी। जो मुस्लिम नेता उसके साथ गए उनके चुनावी हश्र क्या रहा है। अंततः उन्हें राज्यसभा का शरण लेना पड़ा, वो भी राज्यसभा कितने शरण देंगे, ये बहुत सारी समस्याएं रही हैं। जी। अब इस 20 में भी आप देखिए कि जो 3 आदमी हैं मुर्शिदाबाद वाले अल्पसंख्यक सांसद, उन्होंने साफ कहा कि हम बीजेपी के साथ भी नहीं और हम एनडीए के साथ भी नहीं। बाद में कई दौर की बातचीत हुई, ये तीनों सांसद जो हैं प्रधानमंत्री से जाके मिले, प्रधानमंत्री से बात किए। उसके बाद इन लोगों ने कहा कि हम मोदी के साथ हैं, जी। बीजेपी के साथ नहीं और एनडीए के साथ नहीं। फिर इनका बयान है कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ हैं, हम बीजेपी के साथ नहीं है। यानी दोनों जगह जो सत्ता के प्रधान है इनके साथ हैं, लेकिन ये बीजेपी और एनडीए के साथ नहीं है, तो ये राजनीति नहीं चल सकती। अगर आप इसी तरह देखें तो इसमें जो 20 लोग जो गए हैं, उसमें से जहां तक मेरी जानकारी है, जो सूचना मेरे पास है, अभी तक 15-16 लोग जो इसमें ऐसे हैं कि जो अभी तक अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं जा पाए हैं। जी। अब अगर मान लीजिए कि 20 तो तोड़ लिए, अब इस 20 को अगर मान लेते हैं कि अगर बीजेपी में शामिल करना होगा तो इनको जी कम सर। से कम 14 एमपी, फिर एक डिवीजन होगा कि 14 एमपी कम से कम चाहिए बीजेपी में जाने के लिए। बिल्कुल इस सही। एनसीपीआई का जो गठन हुआ है, तो एनसीपीआई की हम संख्या मान लेते हैं 20 है, तो जी। एनसीपीआई का 2/3 करीब 14 होगा। तो 14 में कम से कम इनके पास 17 तो भी फिलहाल सुरक्षित है, अगर हम 3 अल्पसंख्यक को हटा दें। तो अगर ये जाते हैं तो फिर ये 3 के पास एक ही उपाय होगा कि या तो एनसीपीआई में बने रहें या फिर ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस में फिर वो अपना विलय करें, बाकी 3 आदमी। इसलिए इनका भी भविष्य बहुत ज्यादा हमको सुखद नजर नहीं आ रहा है। और जहां तक कहा गया था कि इस मौजूदा सत्र में ही लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला इस पर फैसला सुना देंगे, लेकिन आखिरी वक्त तक नहीं आया। अब उम्मीद की जा रही है कि अगले सत्र तक इसका फैसला आएगा। तो यानी यहाँ भी लोकसभा में स्थिति अटकी पड़ी हुई है। कुल मिलाकर जो स्थिति बंगाल में है वही स्थिति दिल्ली में भी है। जो स्थिति विधायकों की है वही स्थिति सांसदों की है। लेकिन ये जी कहा सर। जा सकता है कि दोनों तरफ बागी गुट भारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक ये भी है कि ममता बनर्जी को अब अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह से लेके सब कुछ अपना बचाने के लिए अभी चुनाव आयोग की तरफ भी उनको टकटकी लगा के तो बैठी हुई है। जी। इसलिए कुल मिलाकर स्थिति तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में भी फिलहाल बहुत आशाजनक नहीं दिख रही। जी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जिस तरह से विस्तार से इस पूरे पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे जिस तरह से एनालिसिस किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करेंगे कि हमारे दर्शकों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आएगा और लगातार हमारे चैनल को पसंद करेंगे। तो आपको अगर ये अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और अपना स्नेह आशीर्वाद द बंगाल डेली के साथ बनाए रहें। धन्यवाद।